किसी भी ह्यूमैनिटीज टॉपिक के पीछे जाकर धीरे से बोलो फंसना पक्का है तो वो मुड़कर जरूर देखेगा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ह्यूमैनिटीज की सबसे प्रीमियम सीरीज फंसना पक्का है सीरीज में आपका स्वागत है। ये थर्ड वीडियो होने वाली है सीरीज की। इसको अगर आप देख लेते हैं पूरा चैप्टर आपसे बनने लगेगा। पूरे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसके बाद तो अब कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। हम पूरे साउथ एशिया को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे साउथ एशिया है क्या, इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, उसमें आपस में एक दूसरे का उनका रिलेशन कैसा है, और बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी चैप्टर है। पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन निकल कर आता है, देख लेते हैं। व्हाट इज साउथ एशिया, ये भी तो पता होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम है, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिल सकता है। ये वीडियो हर एक बोर्ड वाले के लिए है जो एनसीईआरटी फॉलो करता है। सीबीएसई, एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप आते हैं, वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को देखकर ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। तो जब कभी भी हम साउथ एशिया टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हम टोटल में 7 कंट्रीज इंक्लूड करते हैं। निमोनिक एमबीबीएस पिन से याद कर लीजिए। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, एमबीबीएस पिन। और 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें हम डिस्कशन में इंक्लूड कर लेते हैं, अफगानिस्तान और म्यांमार। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, कोई भी 4 कंट्री बता दीजिए। तो इन्हीं में से कोई भी 4 आप बता सकते हैं, लेकिन आंसर में ये जरूर से लिखना कि जब पूरे रीजन एज अ होल की हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान और म्यांमार को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, थोड़े से ज्योग्राफिकल फीचर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो भाई नॉर्थ में हमें देखने को मिल जाते हैं माइटी हिमालयाज, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम साउथ की बात करते हैं तो वास्ट, बहुत बड़ा हमें इंडियन ओशन देखने को मिल जाता है। वेस्ट में अरेबियन सी हो गया और हमारे ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल। तो ये जब सारी चीजें हमें देखने को मिलती है ना, तो एक नेचुरल इंसुलैरिटी, इंसुलैरिटी मतलब क्या होता है, एक आइसोलेशन। तो साउथ एशिया अपने आप में एक अलग जगह हो जाती है, दुनिया से थोड़ा दूर। और ये नेचुरल इंसुलैरिटी, ये जो आइसोलेशन है, इसी की वजह से साउथ एशिया में एकदम डिफरेंट लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। हमारी सोसाइटीज, हमारे रहने का, बोलने का, हमारे ट्रेडिशंस, बिलीफ्स बहुत डिफरेंट है। वही यहां पर दिया हुआ है कि कल्चर जो हमारा है ये थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, सिर्फ इसी रीजन के कारण। अच्छा, अब अगर हम बाउंड्रीज की बात करते हैं हमारे साउथ एशिया की, तो ये ईस्ट और वेस्ट में इतनी क्लियर नहीं है जितनी हमें नॉर्थ और साउथ में क्लियर देखने को मिल जाती है। चाइना, भाई चाइना का नाम हमने ऊपर नहीं देखा, तो चाइना हमारे साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आखिरी आखिरी में हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो भाई यही चीजें निकल कर आती हैं। तो साउथ एशिया में बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और ये अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल स्पेस है। जियोपॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ज्योग्राफी कैसे आ गया भाई, आसपास कंट्रीज हैं, आसपास रिलेशन है। हम देखेंगे कि उनकी रिवर वाटर को लेकर और भी बहुत सारी चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो भाई ज्योग्राफी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और पॉलिटिकल साइंस तो है ही, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इसी से मिलता जुलता ही है कि साउथ एशिया भाई एक जियोपॉलिटिकल स्पेस है जहां पर हमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। ये जितने भी क्वेश्चन है कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जिन क्वेश्चन के आगे हमने ईयर नहीं लिखा वो नहीं आए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि भाई कुछ क्वेश्चन अभी अभी आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा हॉट्स में आ जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में आ जाता है ना। तो भाई सबसे पहले बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स, कल्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं साउथ एशिया में, ऊपर हमने देखा। साथ में अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग सोशल बिहेवियर हमें देखने को मिल जाते हैं। हर कंट्री में कोई ना कोई यूनिकनेस हमें देखने को मिलती है। फिर आगे हम ये भी देखेंगे हर एक कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स भी हमें देखने को मिले हुए हैं। फिर रिलीजन की अगर हम बात करते हैं, आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग साउथ एशिया में देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। अगर 4 मार्क्स में आता है तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे, तो 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर भाई द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार हमें 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। तो देखते हैं अलग अलग कंट्री में कैसे कैसे पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को मिले हुए हैं और अभी देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इंडिया और श्रीलंका की, तो दोनों में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है तब से जब हमें ब्रिटिश रूल से आजादी मिल गई थी। बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसके बाद भी दोनों जगहों पर हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। पाकिस्तान बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो दोनों जगहों पर हमें सिविलियन रूल, मतलब नॉर्मल डेमोक्रेसी, लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया हुआ है, वो रूल भी देखने को मिला है, और मिलिट्री रूल जहां पर आर्मी वगैरह रूल करती है वो रूल भी देखने को मिला हुआ है। बांग्लादेश की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो भाई कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वहां पर फिर हमें डेमोक्रेसी ही देखने को मिली है, उससे पहले नाटक हुए, आगे हम देखेंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर के बाद, पोस्ट कोल्ड वॉर, यहां पर हमें दो बहुत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के टर्म्स देखने को मिले। एक हमें देखने को मिला बेनजीर भुट्टो का, एक हमें देखने को मिला नवाज शरीफ का। लेकिन भाई यहां पर बहुत सारे मिलिट्री कू मतलब क्या होता है, तख्ता पलट, मतलब मिलिट्री रूल भी बहुत सारे देखने को मिले हैं, ठीक है। और यहां पर वही दिया हुआ है, बट फेस्ड अ मिलिट्री कू इन 1999 बिफोर रिटर्निंग टू सिविलियन रूल इन 2008। अभी आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। भाई 1999 में फिर से मिलिट्री कू आ गया था, और इसके बाद 2008 में जाकर फिर से डेमोक्रेसी वापस आई। जब हम पाकिस्तान के टॉपिक को भी आगे करेंगे, बहुत डिटेल में इस चीज को हम देखेंगे। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो भाई 2006 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, ठीक है, राजा वगैरह यहाँ थे। और भाई यहाँ पर बहुत डर रहता था कि जो इनके किंग हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर पूरी अपने हाथ में ना ले ले, ये था भाई। फिर 2008 में इन्होंने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है। फिर भूटान की बात करते हैं तो भाई 2008 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, है ना, लेकिन किंग की लीडरशिप ही ज्यादा हमें देखने को मिलती थी, उन्हीं का पूरा रूल होता था। फिर इसके बाद यहां पर अब हमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। मालदीव्स की बात करते हैं तो सल्तनत, सुल्तान का रूल यहां पर हुआ करता था, है ना, लेकिन 1968 में ये भी एक रिपब्लिक बना। 2005 में इसकी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो गई जब यहां के पार्लियामेंट ने मल्टी पार्टी सिस्टम को लागू कर दिया कि भाई हम सब साथ में बोल रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम यहां पर होना चाहिए, उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया। यूनानिमसली मतलब क्या होता है, सबने मिलकर, पूरी सहमति के साथ। अच्छा, अगर आपने नोटिस करा होगा हर जगह एक ही चीज कॉमन है, डेमोक्रेसी। हर किसी को डेमोक्रेसी यहां पर चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड निकल कर आता है कि भाई एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट देखने को मिलता है डेमोक्रेसी को लेकर। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी 3 कंट्री के एग्जाम्पल्स दे दीजिए और इसको आंसर करने की कोशिश करिए। अच्छा, क्वेश्चन में 3 कंट्रीज बोला गया, लेकिन जब हम आंसर लेकर आते हैं तो हम सब कुछ लेकर आते हैं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वो 2 बोल दे, 4 बोल दे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम बहुत सारी लाइंस रिपीट करेंगे जो हमने पहले देखी, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर हम बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर हमें भाई बहुत डेमोक्रेसी की उम्मीदें देखने को मिलती हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर पाकिस्तान में हमें 2 गवर्नमेंट वगैरह देखने को मिली, उसके बाद फिर कू वगैरह भी आया, वो हमने पढ़ा हुआ है। बांग्लादेश में तो फिर डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है पोस्ट कोल्ड वॉर। नेपाल की बात करते हैं, सेम आता है भाई, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको एबॉलिश करा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनकर आ गए। तो ये 2 एक एग्जांपल निकल कर आते हैं। बांग्लादेश नेपाल के एक्सपीरियंस से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भाई पूरे उसमें डेमोक्रेसी की चाहत हमें देखने को मिलती है। भूटान की बात करते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है तो बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था ये 2008 में, लेकिन बाद में यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। मालदीव्स की भी सेम चीज है, इसको भी मैंने आपको पुराने वाले आंसर में बताया, लेकिन हम लोग ये लेकर आ गए क्वेश्चन क्योंकि ये भी बार बार आता है। तो 1968 तक सल्तनत थी, सुल्तान का रूल था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक रिपब्लिक बन गया था। और इसके बाद फिर हमें देखने को मिला जून 2005 में इन सब ने वोट करा और यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। अच्छा, अब एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है कि भाई साउथ एशिया के एक्सपीरियंस ने, जो इनका डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस है, उसने ग्लोबल इमेजिनेशन को बढ़ा दिया है। इसको हम देखते हैं। साउथ एशिया की पहली चॉइस डेमोक्रेसी बन गया है। यहां पर बहुत मिक्स्ड रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी के, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी चाहते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम सकता है, 2025, 2015, 2023 आंसर सेम है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो आपके गुरु भैया यहाँ पर है तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है। तो भाई देखते हैं हम कि मिक्स्ड रिकॉर्ड तो जरूर से है यहाँ पर, लेकिन हर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी चाहता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो रीजन बहुत सिंपल है। एक सर्वे हुआ था, आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक बाजू में खोलकर बैठे
और मैं तो बोलता हूं अगर आप हमारी फसना पक्का है सीरीज देखते हैं तो बुक खोलकर ही देखा करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर आपका हो गया है। आपको वहां पर इमेज देखने को मिलेगी, जहां पर इमेज में एक पूरा यही सर्वे की बात करी गई है। हम लाइव क्लासेस में एक एक इमेज वगैरह भी दिखाते हैं जब एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो भाई एक रिसेंट सर्वे वहां पर हुआ था, लोगों से पूछा गया वहां की जो 5 बिग कंट्रीज हैं कि आप कौन सी गवर्नमेंट चाहते हैं। तो सबका यही कहना था भाई, ज्यादातर लोगों का, कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। बस कुछ लोगों ने अलग अलग ओपिनियन शेयर करे थे। ऑर्डिनरी लोग हों, रईस लोग हों, गरीब लोग हों, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग हों, सब डेमोक्रेसी को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, है ना, और बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी होना चाहिए, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें सही होंगी, उनकी कंट्री और ज्यादा प्रॉस्पर करेगी। फिर यहां पर एक और चीज निकल कर आती है, इन सबका यही कहना है कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लाख गुना बेटर डेमोक्रेसी है, इससे हमारी कंट्री में एक स्टेबिलिटी रहेगी, सबसे सुटेबल यही है। फिर भाई यहां पर ये आंसर में मेन पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पर यह माना जाता था कि डेमोक्रेसी सिर्फ बहुत ही डेवलप्ड नेशन, मतलब बहुत पढ़े लिखे नेशन जो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, सिर्फ वहीं पर डेमोक्रेसी वर्क कर सकती है। लेकिन इंडिया को नई नई आजादी मिली थी, श्रीलंका को नई नई आजादी मिली थी, इनफैक्ट साउथ एशिया में सबका पास्ट बहुत खतरनाक रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब हमने यहां पर देख लिया कि डेमोक्रेसी इतनी तेजी से इतने अच्छे से बढ़ रही है, इंडिया तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर भाई लोगों का दिमाग खुला। अब लोग समझने लग गए हैं कि डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई बिल्कुल इसने ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपेंड कर दिया है। अब लोग समझने लगे हैं कि डेमोक्रेसी कहीं पर भी फ्लरिश कर सकती है, बस एक उम्मीद और सही से इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। फिर भाई इसके बाद क्वेश्चन निकल कर आता है, एक्सप्लेन विद द या शो विद द हेल्प ऑफ एनी टू एग्जांपल्स द इंटरफेरेंस ऑफ द मिलिट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए हमें देखने को मिलता है, यह क्वेश्चन हमें 6 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब नहीं होगा, बस मुझे सुनते जाना। एक बहुत प्यारा निमोनिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जानबूझ के यहाँ पर हमारे नोट्स, ये हमारे प्रीमियम नोट्स लेकर आया हूं, क्योंकि इससे ना ये 1 2 3 सब लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनना। तो पाकिस्तान में हमें डेमोक्रेसी भी देखने को मिली है, मिलिट्री रूल भी देखने को मिला है, बहुत सारे नाम आते हैं, नाम आपको एक बार में याद हो जाएंगे, मैं निमोनिक शेयर करूंगा। जब पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, टोटल में इन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो जब पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो भाई जो जनरल आयूब खान है, इन्होंने क्या किया भाई, पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर में ले लिया और सून खुद को इलेक्ट करवा लिया। इलेक्ट इसलिए करवा लिया जिससे थोड़ा सा डेमोक्रेटिक इमेज बना रहे, ठीक है, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पॉपुलर डिसैटिस्फैक्शन देखने को मिला, और इस चक्कर में इन्हें अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। तो पहला जनरल आयूब खान का नाम निकल कर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद मिलिट्री रूल खत्म हो गया, फिर हमें देखने को मिलता है किसका रूल, जनरल याया खान का। इन्हीं के रूल के दौरान बांग्लादेश क्राइसिस हमें देखने को मिले, आगे अभी हम देखेंगे। और बांग्लादेश बनाने के लिए इंडिया पाकिस्तान की 1971 में वॉर हुई थी, वो भी इन्हीं के पीरियड में हुई थी, ठीक है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो टूट के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। फिर हमने जुल्फिकर अली भुट्टो की स्टार्टिंग में ही बात करी थी, तो 1971 से 1977 तक हमें इनकी गवर्नमेंट देखने को मिली। ये तीसरा नाम निकल कर आता है, जुल्फिकर अली भुट्टो। अच्छा, अब भुट्टो को रिमूव किसने करा, इनकी गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जनरल जिया उल हक ने। ये फोर्थ नाम निकल कर आता है 1977 में। तो बार बार मिलिट्री रूल आ रहे हैं, डेमोक्रेसी आती है चली जाती है। 1982 के बाद हमें देखने को मिला यहां प्रो डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह हमें यहां देखने को मिले, लोग आवाज उठाने लग गए। तो इसको देखते हुए भाई हमें क्या देखने को मिला, 1988 में बेनजीर भुट्टो की हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ये 5th नाम निकल के आता है। अब इसके बाद जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स चल रहा था, वो 2 पार्टियों के बीच बहुत तगड़ा कंपटीशन था। एक तो बेनजीर भुट्टो की ही पार्टी हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, और हमारा दूसरा हो गया मुस्लिम लीग। इसमें उस समय कौन मेन लीडर थे भाई, नवाज शरीफ। इन दोनों के बीच में हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा था। ये नाम तो आप हिस्ट्री की बुक में, पॉलिटिकल की बुक में बार बार सुनेंगे, मुस्लिम लीग का। फिर भाई ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो फेज है, ये 1999 तक चलता रहा, थोड़ा सा डेमोक्रेसी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद भाई आर्मी आ गई, आर्मी फिर से आ गई,
जनरल परवेज मुशर्रफ, ये 6th नाम निकल कर आता है। इनने नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया। फिर 2001 में इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बनवा लिया, है ना, गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। फिर से थोड़ी सी डेमोक्रेटिक इमेज बनी रहे, प्रेसिडेंट की पावर भी हाथ में आ जाए, ये चीज हमें देखने को मिली। फिर आर्मी रूल भाई यहाँ चलता रहा। आर्मी रूलर्स क्या करते थे, थोड़े बहुत इलेक्शन करवाते रहते थे, वो दिखावा करते थे अपना डेमोक्रेटिक इमेज बनाए रखने के लिए। लेकिन इसके बाद 2008 से लेकर अभी तक हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही पाकिस्तान में देखने को मिलती है। तो ये पूरा पाकिस्तान का सिलसिला निकल कर आता है भाई। अब मैंने आपसे बोला था मैं नाम आपको याद करवा दूंगा, कैसे करवा दूंगा, लाइव क्लासेस में ये निमोनिक मैंने शेयर करा था। अरे यार जरा जल्दी बोलना प्लीज, AYJ तो याद हो जाएगा। अयूब खान, याया खान, जुल्फिकर अली भुट्टो, जिया उल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, ये एकदम ऑर्डर में नाम लिखे गए हैं। ये कमांडर इन चीफ, प्रेसिडेंट, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये नाम अगर आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्या है, हमारी लाइव क्लासेस में हमारे पास टाइम बहुत रहता है, हम एक चैप्टर को 3-3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे में कराते हैं। तो हम बहुत सारे निमोनिक्स, एक एक लाइन को आराम आराम से समझाते हैं। चैनल पर ही जब हम इतना टॉप क्वालिटी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो आप सोचो लाइव क्लासेस में हम लोग कितना बढ़ाते होंगे। ये अब इसके बाद देखो भाई, ये आंसर मैंने दे दिया है, बट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप लोग को ये आंसर भी देखना हो तो वही है जो मैंने बताया, सिर्फ वही यहां पर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये सेम वही आंसर है, बस मैंने लिख दिया कि भाई नोट्स के साथ ही आंसर भी आप करें, यहां पर ये एंड हो जाएगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए मजा आ गया। इसी बहाने यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को सपोर्ट करेगी और आगे पुश करेगी। हमारा चैनल बहुत ही अंडररेटेड है और इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। द ट्विन ब्रोज ह्यूमैनिटीज चैनल को ह्यूमैनिटीज का नंबर 1 चैनल बनाना है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पर हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नए क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्टेबल क्यों नहीं है, उसको करने के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। इससे मिलता जुलता आप खुद देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्टर है, 2 रीजन 3 रीजन, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ना। आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर बहुत अच्छे से सुनिए कि पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बना पा रहा है। सबसे पहला भाई यहाँ की जो मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, मतलब मिलिट्री का आपको मतलब पता है, क्लर्जी मतलब क्या होगा, जो पूजा पाठ वगैरह का काम करवाते हैं, एरिस्टोक्रेसी मतलब सबसे टॉप टीयर वाले, सबसे रईस लोग इनके हो गए जिनके पास बहुत सारे लैंड है, ठीक है। इनके कारण ना भाई इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट का बार बार हमें देखने को मिला है कि काम तमाम हो गया, मिलिट्री रूल बार बार आ गया है। क्यों है भाई, क्योंकि इन लोगों का सीधे सीधे डोमिनेशन रहता है और इन लोग मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे इनके भी फायदे बने रहते हैं, मिलकर इन लोग काम करते हैं, अपना प्रॉफिट निकालते हैं। फिर पाकिस्तान का इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स है वो और पावरफुल हो गए। सीधी बात है, आपका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो बोलेंगे भाई मिलिट्री रूल होना चाहिए पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है ना। इनका ये ग्रुप्स का सीधा सीधा कहना होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना। और पाकिस्तान में अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं, ये इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि ये सारी चीजें फ्लॉड है, मतलब इनमें कमियां हैं, तो इन लोग कमियां निकालने लग जाते हैं। तो इनका कहना है कि भाई सेल्फिश माइंडेड पार्टीज हैं, अपना अपना काम निकालती हैं, इसके कारण हमें डेमोक्रेसी सही से पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती है, तो आर्मी का पावर में रहना जस्टिफाइड है। फिर यहां पर डेमोक्रेसी कभी भी सही से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए, तो याद रखिए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटीमेंट्स, यहां के लोग भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इनकी भाई जो प्रेस है, मीडिया है, वो बहुत ही ज्यादा करेजियस और फ्री है, तो उन लोग बहुत खुलकर काम करते हैं। आपने देखा होगा ना, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं कि मिलिट्री, आर्मी, गवर्नमेंट, उनकी मीडिया के कितने मीम्स वगैरह बनते हैं इससे रिलेटेड कि ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो चीज है। और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। मलाला जी का नाम आप सबने सुना होगा, वो भी पाकिस्तान की है, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं। फिर भाई यहां पर 4th पॉइंट निकल कर आता है कि इंटरनेशनल ना जेन्युइन कोई सपोर्ट ही नहीं है इनको, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के लिए। क्यों नहीं है भाई, देखो यहां पर आप बहुत अच्छे से समझो।
यूएसए की बात कर लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लीजिए, उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान में अथॉरिटेरियन रूल को ही फेवर करा है। इससे उनके फायदे रहते हैं। मिलिट्री रहेगी तो हमारी सुनेगी, हम अपने काम निकालते रहेंगे। यूएसए यूएसएसआर की भी हमने पढ़ा हुआ है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में लड़ाई चलती थी, तो पाकिस्तान के एरिया में, अफगानिस्तान के एरिया में यूएसए अपना डोमिनेशन बना के रखना चाहता है। फिर भाई ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ये याद रखिएगा क्या होता है। आपने सुना होगा ना फंडामेंटलिस्ट। सीधी बात यह है कि कई लोग क्या होता है, जो भी सेक्रेड या फिर रिलीजियस टेक्स्ट है उसका मीनिंग बहुत अलग निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक लाइन है कि जो गॉड में नहीं मानता उसको जीने का कोई हक नहीं है, तो कोई इसका मीनिंग ये भी निकाल सकता है कि वो जो नहीं मानता उसको मार डालो, जबकि उसका मीनिंग यह है कि उसको जीने का कोई हक नहीं है, मतलब मे बी जिंदगी जीने लायक नहीं बचेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो। अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। साथ में जरूरी नहीं हर कोई आपका ओपिनियन माने, हो सकता है किसी और का कोई ओपिनियन हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कट्टरवादी हो जाते हैं और गलत मीनिंग निकाल के अगर कट्टरवादी हो जाते हैं तो फिर हमें टेररिज्म वगैरह देखने को मिलता है। तो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म उसी की यहाँ पर बात करी जा रही है। फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, अगर ये गलती से टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में आ गए तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। इसलिए जो मिलिट्री का रूल है वो पाकिस्तान में बोला जाता है भाई बहुत जरूरी है। ये वेस्टर्न इंटरेस्ट को भी बचा के रख रहा है, और भाई हमारा, हम पूरे अगर साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, पूरी दुनिया भर की भी अगर बात करते हैं तो उनका कहना है कि जस्टिफाइड है भाई, वरना दिक्कतें आ सकती है। ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, या फिर उन लोग पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान वालों से परेशान कैसे थे। अगर आपको ईस्ट और वेस्ट में बहुत कंफ्यूजन होती है, सिंपल से याद रखा करो, ईस्ट में ई आता है, वो इधर एरो बनाता है, मतलब इस साइड को हम ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, उस साइड को वेस्ट बोलते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो चलो हम देखते हैं बांग्लादेश कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो बांग्लादेश 1947, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान को आजादी मिली तब से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का ही पार्ट था। इसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। बात इतनी है, बंगाल और असम के एरियाज को निकाल के ईस्ट पाकिस्तान को बनाया गया था पार्टीशन के टाइम पर, और उसी को हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। अब हम उसको बांग्लादेश बोलते हैं। हुआ ये भाई कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान है ना, वो अपना डोमिनेशन बनाता था, इनके ऊपर दबदबा बनाता था। जैसे कि इनके कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करता था, अपनी उर्दू लैंग्वेज इन पर इंपोज करने की कोशिश करता था। तो पार्टीशन के जस्ट बाद यहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए थे, लोग आवाज उठाने लग गए थे। उनका सीधा बोलना था भाई कि आप बहुत अनफेयर तरीके से हमें ट्रीट कर रहे हो, लैंग्वेज इंपोज कर रहे हो, हमारे कल्चर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। फिर इनका कहना था भाई एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जितना भी पॉलिटिकल वर्क है, गवर्नमेंट का काम है, वहां पर भी हमें फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मतलब फेयर पॉलिटिकल पावर हमें भी मिलना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आता है, इसको याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान। ये ना बहुत पॉपुलर स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं नेशनल हीरो बनकर सामने आए थे। इनका कहना था कि भाई पाकिस्तान के, जो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन को हमें खत्म करना है, और इन्होंने बोला कि ईस्टर्न रीजन में ऑटोनॉमी होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी हमें आजादी, थोड़ी सी फ्रीडम मिलना चाहिए, अपने हाथ में भी थोड़ी सी पावर मिलना चाहिए। 1970 में जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में कौन जीत गया भाई? अवामी लीग। अवामी लीग, जिन्हें शेख मुजीबुर रहमानी लीड कर रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में तो ये सारी सीट जीत गए। और भाई इन्होंने सीधे सीधे पूरे पाकिस्तान में ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर इतनी सीट्स जीत ली थी कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां पर इनकी मेजोरिटी आ गई थी। मतलब इन शॉर्ट ये अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे, इनको बहुमत, मेजोरिटी मिल गई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ भाई, सीधे सीधे उस समय की जो वहां की गवर्नमेंट थी, उन्होंने, जो मतलब वेस्ट पाकिस्तान को लीड करते थे, वहां के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला ये असेंबली हम नहीं बनने देंगे, ये असेंबली को हम नहीं चलने देंगे, इन शॉर्ट आपकी गवर्नमेंट हम नहीं आने देंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ गई, और यही मेन हमारा आंसर निकल कर आ जाता है कि ये लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। यही प्रॉब्लम थी भाई, आप हमारी गवर्नमेंट नहीं बनने दे रहे, हमारे कल्चर को खत्म कर रहे हो, लैंग्वेज एक्सपोज कर रहे हो, अपना डोमिनेशन लेकर आ रहे हो। तो कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। अगर और बड़ा आता है तो फिर नीचे के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा भाई, बांग्लादेश कैसे बन गया। पूरा क्वेश्चन मिला दिया जाएगा कि हमारे ईस्ट पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम चल रही थी और बाद में इसका सोल्यूशन क्या निकला। तो अगर 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में आता है तो 2-3 क्वेश्चन मिला दिए जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, कुछ लाइन तो वही रिपीट होंगी जो ऊपर हुई थी, तो इन्हें बार बार एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है कि उर्दू लैंग्वेज इंपोज कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम में डाल रहे थे, पार्टीशन के बाद प्रोटेस्ट होने लगे कि भाई अब अनफेयर हमें ट्रीटमेंट दे रहे हो। शेख मुजीबुर रहमान, बहुत बड़ा नाम निकल कर आए, पूरे पाकिस्तान में इनकी मेजोरिटी हो गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीधे सीधे अपना सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्हें करने नहीं दिया गया।
ठीक है, जो गवर्नमेंट थी जो वेस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करती थी, उन्होंने सीधे सीधे इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने के बाद इन्होंने क्या किया, अब नई चीजें निकल कर आती, शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया। उस समय किसका रूल चल रहा था, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जनरल याया खान का रूल चल रहा था। तो इन्होंने और पाकिस्तानी आर्मी ने सारे मूवमेंट वगैरह को सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करी। जो बंगाली पीपल ये मूवमेंट वगैरह कर रहे थे ना, इसको दबाने की कोशिश करी। हजारों में लोग मारे गए, इतने सारे लोग मारे गए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सब इंडिया आने लगे रिफ्यूजी बनके कि भैया इंडिया चलो, जान को बचाओ। इंडिया आने लगे तो इंडिया में भाई रिफ्यूजी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, तो सीधे सीधे ये दिक्कत हुई। तो भाई इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करा, उनकी डिमांड को सपोर्ट करा। सीधे सीधे 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई, तो हमने पैसे से भी मदद करी, मिलिट्री से भी मदद करी, और हमने पाकिस्तान को बहुत खतरनाक तरीके से हरा दिया, है ना। तो याद रखिए, दिसंबर 1971 में ये वॉर हमें देखने को मिली और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ गया। ठीक है भाई, सरेंडर ऑफ द पाकिस्तान फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान। और इसके बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। पाकिस्तान इंडिया की जितनी भी वॉर हुई हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, इंडिया कोई भी वॉर नहीं हारा है। फिर एनालाइज एनी 3 मेजर हैपनिंग्स इन बांग्लादेश, जिसके कारण लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ये ट्रेलर था। अब आपको लग रहा होगा कि इसके बाद हैप्पी एंडिंग हो गई, बांग्लादेश में सब कुछ सही हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का भाई चेहरा हमें बहुत लंबे समय के बाद ही समझ में आता है। शेख मुजीबुर रहमान ने भाई ये सब तो कर लिया, हमने देख लिया इसके बारे में, ठीक है, सब कुछ देख लिया। ये मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरे आंसर हमने अभी देख लिए। इसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो भाई हमने पूरी लड़ाई वगैरह कर ली, सब कुछ कर लिया, आजादी दिलवा दी, ठीक है, सब हो गया। इसके बाद बांग्लादेश ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वहां पर इन्होंने अपना फेथ किस चीज में डिक्लेयर करा, सेक्युलरिज्म, मतलब सब मिल बांट के रहेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। सोशलिज्म मतलब यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, वेलफेयर का काम करेंगे। तो ये रेड में भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि कोई भी 2 फीचर बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सब चलता रहा, लेकिन 1975 में मुजीब जी का व्यवहार बदल गया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया। क्या अमेंडमेंट लेकर आ गए, पार्लियामेंट से ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आ गए। कुल मिलाकर अपने हाथ में पावर होल्ड करने की कोशिश करने लगे। सारी पार्टीज को इन्होंने अबॉलिश कर दिया, सिर्फ अपनी पार्टी अवामी लीग, याद रखिए इनकी पार्टी थी, सिर्फ उसी को इन्होंने बोला कि यही पार्टी रहेगी और कोई पार्टी नहीं रहने वाली। तो ये आ सकता है कि भाई डेमोक्रेसी कैसा है बांग्लादेश में, तो इसी से मिलता जुलता आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इस चक्कर में बहुत टेंशन, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए, है ना। तो भाई ये एकदम जो खतरनाक डेवलपमेंट हो गया था, तो इन्हें असैसिनेट मतलब मार दिया गया। एक मिलिट्री अपराइजिंग हुई, मिलिट्री ने भाई अपना काम करा और इनको मार दिया। कब मार दिया, अगस्त 1975 में। अब नए मिलिट्री रूलर हमें देखने को मिलते हैं, जियाउर रहमान। तो ये जियाउर रहमान हमारे सामने निकल कर आए और इन्होंने खुद की पार्टी बना ली, उसका नाम क्या था, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और 1979 के इलेक्शन भी इन्हीं की पार्टी ने जीता, ये देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी हैप्पी एंडिंग हो गई, इन्हें भी मार दिया गया। और इसके बाद एक और मिलिट्री रूल हमें देखने को मिला, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद का, ठीक है, ये आ गए भाई। इसके बाद लेकिन क्या हुआ, इनकी लीडरशिप के बाद लोगों ने हंगामा करना चालू कर दिया। लोगों ने बोला हमें डेमोक्रेसी चाहिए, स्टूडेंट सबसे सामने थे। तो भाई इन्हें इस चक्कर में पॉलिटिकल एक्टिविटी की परमिशन देनी पड़ी कि भाई थोड़े बहुत लेवल पर डेमोक्रेसी वगैरह हम लेकर आएंगे। लेकिन इसके बाद चीजें बढ़ती चली गई। इन्होंने खुद को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा लिया, तो चीजें फिर बढ़ने लग गई। लेकिन लोगों ने बहुत मास लेवल पर प्रोटेस्ट करा और इस चक्कर में 1990 में इन्हें स्टेप डाउन करना पड़ गया। 1991 में फिर इलेक्शन हुए और इसके बाद से हमें मल्टी पार्टी इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी देखने को मिलती है और फाइनली फिर हमें देखने को मिलती है एक हैप्पी एंडिंग। तो यह हमारा बांग्लादेश का निकल कर आता है। इसके बाद भाई अब नेपाल की बात कर लेते हैं कि नेपाल में कैसे डेमोक्रेसी आई, नेपाल में क्या नाटक चल रहे थे, कोई भी 3 हैपनिंग्स बता दीजिए। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आया तो बड़ा आंसर, छोटा आया तो छोटा। हम बड़े आंसर लेकर आते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलो भाई नेपाल की बात करते हैं, ठीक है, कैसे मोनार्की आई, कैसे डेमोक्रेसी आई। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है बीच से निकल के कि उनके किंग ने कौन से 2 ऐसे एक्शन करे जिससे डेमोक्रेसी ज्यादा बड़े लेवल पर ना जा पाए। तो चलो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, कि कहां पर आंसर निकल कर आता है। तो अगर हम पुराने समय से बात करते हैं तो भाई एक हिंदू किंगडम हमारा रहा है,
और बाद में नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, मतलब राजा का रूल था लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को हमें मिलता था, है ना। इस पूरे समय में भाई लोग, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, लोग हो गए, बहुत ओपनली भाई सीधी सीधी बोलते थे कि एक अच्छी गवर्नमेंट होना चाहिए, एक ओपन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो हमारी सुने, हमारे लिए काम करे। लेकिन किंग आर्मी की मदद से बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते थे और डेमोक्रेसी में बहुत ही लिमिटेड लेवल पर देखने को मिलती थी। लेकिन 1990 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुए और किंग ने एक्सेप्ट कर लिया एक डिमांड। क्या डिमांड? न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, कि चलिए भाई एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। लेकिन इसके बाद फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का समय आया, ये लंबा नहीं चल पाया, कुछ समय ही चल पाया। 1990s में माओइस्ट ग्रुप वो होते हैं जो माओ की आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। इंडिया में इन्हें नक्सलवादी, नक्सलाइट बोला जाता है, आपने सुना होगा। तो भाई माओइस्ट लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस इनके बहुत सारे रीजन में आ गया और इन लोग क्या बोलते थे? इंसरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इंसर्जेंसी क्रिएट करना, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेल करना, ठीक है। तो इन लोग बोलते थे भाई सीधे हम आर्म्स वगैरह लेकर आएंगे, गन वगैरह लेकर आएंगे, सीधा सीधा गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया कि मोनार्की हो, रूलिंग एलिट हो, इनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और भाई इस चक्कर में भाई किंग की फोर्सेस, किंग की जो भी फोर्स थी, आर्मी थी, उसके साथ बहुत भयंकर इनके कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले। इसके बाद एक समय तो ऐसा हो गया था जहां पर नेपाल में हमें ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, स्ट्रगल देखने को मिलता था। ट्राइंगुलर मतलब 1 2 3 ऐसा ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। किसके बीच में? भाई सबसे पहले मोनार्की वाले लोगों के बीच में, डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेसी वगैरह सपोर्ट करते हैं और माओइस्ट जो माओ की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। 2002 में फिर किंग ने भाई पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया ना, बहुत हंगामा हो रहा है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो। तो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी चल रही थी वो भी हमारी खत्म हो गई। लेकिन अप्रैल 2006 में पूरे नेशन वाइड हमें भाई प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट देखने को मिले। नेपाल तो एक ऐसा टॉपिक है कि अभी रिसेंट में आपने देखा भी होगा कि नेपाल में कितना हंगामा अभी हो गया है। जेन जी ने बहुत हंगामा यहाँ पर कर दिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत करप्शन था, गवर्नमेंट बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, है ना। तो भाई नेशन वाइड हमें प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट अप्रैल 2006 में देखने को मिले, जिसके चक्कर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना लोकसभा, हमारा राज्यसभा, पार्लियामेंट टाइप का, तो भाई उसको रिस्टोर किया गया कि भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेगा, थोड़ा सा डेमोक्रेसी वापस लेकर आ गए। अच्छा, अब यहां पर हमें फिर से एक मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन इस टाइम ये वायलेंट नहीं था, नॉन वायलेंट था, लड़ाई झगड़े का नहीं था। ये कौन लेकर आया भाई? एसपीए, 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टी का अलायंस था, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, इन सब ने मिलकर ये काम किया। तो भाई इसके बाद जो नेपाल का डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन है वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गया है ना। भाई कुछ लोगों का आज भी ये कहना है कि थोड़ा बहुत मोनार्की होना चाहिए क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहा है, तो हिस्टोरिकल लाइंस खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई सब इस चीज पर अग्री नहीं करते हैं। अगर हम माओइस्ट की बात करते हैं तो माओइस्ट लोगों का क्या बोलना है कि भाई ठीक है, जो आर्म्ड स्ट्रगल है, वेपन वगैरह हम सब छोड़ देंगे, लेकिन हमें भाई सीधे सीधे रेडिकल, मतलब एकदम स्पीड में रैपिड सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। 7 पार्टी अलायंस भाई इस चीज से कंप्लीटली अग्री नहीं करती, उनका कहना नहीं है जल्दबाजी में काम वगैरह नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अब चीजें समय के साथ सही हो रही हैं, ठीक है। तो राजा ने 2 काम करे, वो भी हमने ऊपर देखा कि कैसे उन्होंने सीधे सीधे पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया, कैसे कैसे उन्हें सारी चीजें करी। फिर यही है भाई, माओइस्ट हो या बात की कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स हो, इन लोग ना इंडियन गवर्नमेंट को लेकर भी सस्पिशियस है, डाउट में है कि भाई इंडिया भी कोई षड्यंत्र ना कर दे हमारे साथ या बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करे। तो ये भी एक लाइन आती है। और 2008 में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आ सकता है, नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, मोनार्की को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया और 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। इसके बाद अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक ग्रुप मतलब क्या होता है? जिनका सेम ट्रेडिशन, सेम बिलीफ, लंबे समय से उनकी कम्युनिटी बनी हुई है। तो कुछ तो यहाँ पर कम्युनिटी रिलेटेड, एथनिक ग्रुप रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या रीजंस हैं, क्यों हैं, हम सब कुछ देख लेते हैं। तो श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन बोला जाता था, यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही इन्हें आजादी मिली, हमें देखने को मिला कि सिन्हाला मेजॉरिटी में था भाई, और सिन्हाला के इंटरेस्ट में ही इनकी गवर्नमेंट काम करती थी। सिन्हाला यहाँ का एक एथनिक ग्रुप है। फिर भाई तमिल्स की बात करते हैं। इंडिया से बहुत सारे तमिल श्रीलंका में गए हुए, बहुत हजारों सालों से वहां पे जा रहे हैं, वहां पे बसे हुए हैं।
तो ये हमारा दूसरा एथनिक ग्रुप निकल कर आता है। तो हमने देखा भाई कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो पॉलिटिक्स है, वो इन्हीं को सपोर्ट करती है और तमिल्स के खिलाफ वो हॉस्टाइल है। अच्छे से भाई उनको ट्रीट नहीं किया जाता है, जो इंडिया से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे। तो भाई सीधे सीधे सिनाला नेशनलिस्ट, मतलब जो एकदम कट्टरवादी सिनाला वाले लोग हैं, जिनका कहना है कि श्रीलंका में सिर्फ सिनाला कम्युनिटी के लोग रहना चाहिए, इन लोग बोलते हैं कि तमिल्स को कोई भी कंसेशन वगैरह नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इसी चक्कर में हमें मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म का राइज देखने को मिला है। नेशनलिज्म से सीधे मीनिंग निकाल लीजिए कि अपना खुद नेशन बनाना चाहते हो। मिलिटेंट मतलब सीधे आर्म्स वगैरह आ गए। तमिल वालों का कहना है ठीक है भाई, हम खुद की कंट्री बना लेंगे। तो वही बात आती है 1983 से हमें देखने को मिलता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम मतलब एक तमिल स्टेट। तो LTTE ये भाई सीधे सीधे एक मिलिटेंट ग्रुप है, जिसने सीधे हथियार वगैरह लेकर आ गया था और इस तुलना में तमिल ईलम एक सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए है। एक समय तो ऐसा आ गया था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका है उसको यही कंट्रोल करने लग गया था। तो भाई इंडियन जो तमिल्स थे जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट को फोर्स करा कि आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका में हमारे भाई बंधु बहुत सफर कर रहे हैं। तो भाई 1987 में इंडिया ने भी इंटरवीन करा, एक अग्रीमेंट, एक अकॉर्ड श्रीलंका के साथ साइन करा और अपनी ट्रूप्स को वहां पर भेज दिया सिचुएशन को ठीक करने के लिए। लेकिन यहां पर एक उल्टी चीज हो गई। जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स यहां पर गई थी, वो डायरेक्टली LTTE के साथ लड़ाई में आ गई, मतलब सीधे इन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो भाई इस चक्कर में 1989 में, याद रखिए MCQ में आ सकता है, बिना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करे वापस आना पड़ गया। मतलब बहुत बेइज्जती हुई उस टाइम पे। फिर इसके बाद कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड, इन लोग हमेशा से, स्कैंडिनेवियन नेशन बोलते हैं, इन लोग हमेशा से पीस रिलेटेड काम करते हैं। तो इन लोग बीच में आए, इन्होंने बोला भाई हम चीजों को ठीक करवाते हैं। और फाइनली 2009 में LTTE वैंक्विश हो गया, कंप्लीटली डिफीट हो गया। वैंक्विश वर्ड हमारी NCERT का आता है। तो ये इसका पूरा खात्मा हो गया है ना। इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम में कि श्रीलंका में इतनी चीजें हुई लेकिन फिर भी श्रीलंका ने डेवलपमेंट किया। तो लिखेंगे आप, बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है, अर्ली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब पूरे साउथ एशिया में सबसे पहलों में से ये कंट्री हमारी जिसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करा था, अपने दरवाजे वगैरह सबके लिए खोल दिए थे कि ट्रेड वगैरह हो, है ना। और हाईएस्ट पर कैपिटा GDP इस रीजन में मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ था। तो भाई सीधी बात है, इतना सब हुआ, इतनी सिविल वॉर हो गई, अंदर ही अंदर लड़ाई हो गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी हमें हमेशा देखने को मिली है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा बनकर 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है। अच्छा, इसके बाद भाई अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी घूमकर क्वेश्चन आ जाए। मेनली हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। तो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई तो भाई पार्टीशन के बाद ही से चालू हो गई थी, ठीक है, इसको याद रखिए। मेनली कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के हमेशा विवाद हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत उचकता है बेमतलब का। तो भाई पाकिस्तान ने बार बार क्लेम करा है कि ये रीजन हमारा है, हमारा है, हमारा है। इस चक्कर में 1947 से 48 में, 65 में और आगे भी हमें पाकिस्तान से वॉर्स देखने को मिली है। 71 में भी हमारी वॉर हुई, फिर 1999 में भी हमारी पाकिस्तान से वॉर हुई है। इसके बाद भी लेकिन ये कश्मीर वाला जो इशू है ना, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट 47 48 में जो हमारी वॉर हुई, इसके बाद हमारा जो कश्मीर है उसका भी डिवीजन हो गया। पाकिस्तान ने थोड़ा सा हिस्सा हमसे हड़प लिया। अभी मैं आगे आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान बोलता है ये आजाद कश्मीर है, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। फिर बाकी हमारा इंडिया का हिस्सा भी हमें देखने को मिलता है। और जो ये बॉर्डर निकल कर आती है दोनों हिस्सों के बीच की, हम लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा। अभी दिखाऊंगा इमेज तो आपको क्लियर होगा और अच्छे से। 1971 में भाई पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया हमने, बांग्लादेश बन गया, लेकिन उसके बाद भी ये वाला इशू ठीक नहीं हो पाया, है ना। इतना ही नहीं है भाई, हमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी है एक दूसरे को लेकर कि भाई, जिससे हम एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल अच्छे से निगरानी रख पाए, सामने वाली कंट्री हमारे ऊपर खतरा ना बन जाए। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, उसके कंट्रोल को लेकर कि कंट्रोल उसके ऊपर किसका रहेगा, पाकिस्तान इसमें भी नाटक करता है। फिर आर्म्स एक्विजिशन, पाकिस्तान का सीधा यह है कि अगर आपके पास कोई वेपन है तो हमारे पास उससे 10 गुना ज्यादा वेपन होना चाहिए। तो बेमतलब के आर्म्स एक्विजिशन में भी पाकिस्तान परेशान रहता है। फिर 1990s में हमें देखने को मिला भाई ये बहुत तेजी से रेस बढ़ गई, और फिर भाई सीधे सीधे न्यूक्लियर वेपन की यहां पर हम बात कर रहे हैं।
दोनों कंट्रीज के पास आज के समय न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया ने, आप सबको पता है भाई, पोखरण में टेस्ट करे हुए थे, है ना, हमने पिछले उसमें भी देखा 1998 में ऑपरेशन शक्ति, और एक हुआ था हमारा ऑपरेशन, आप बताइए कमेंट में उसका नाम क्या है, आपके लिए होमवर्क, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। और इसके तुरंत बाद ना भाई पाकिस्तान ने भी कर लिया। कहां पे किया? चगाई हिल्स में कर लिया। और इंडिया का मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें चाइना का सपोर्ट था, वरना पाकिस्तान इतनी जल्दी इस काम नहीं कर पाता। फिर भाई इंडिया की गवर्नमेंट सीधे सीधे पाकिस्तान पे आरोप लगाती है कि कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट्स हैं, जो भी ये टेररिज्म और आतंकवादी वाला काम करते हैं, परेशान करते हैं कश्मीर के लोगों को, उनको वेपन देना हो, ट्रेनिंग देना हो, फंडिंग देना हो, उनका प्रोटेक्शन वगैरह करना हो, है ना, और उनका पूरा टेररिस्ट अटैक वगैरह करवाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहता है, आप ही ये सारे नाटक करवाते हो। उल्टा पाकिस्तान हमसे क्या बोलता है कि इंडिया और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये सिंध और बलूचिस्तान की जो प्रोविंस है, वहां पर जितना भी नाटक होता है वो हम जिम्मेदार है, मतलब हमारे कारण होता है। तो ये प्रोविंस में इनका कहना है कि आप हमारे नाटक करवाते हो, आपकी एजेंसीज वगैरह ये करवाती हैं। फिर रिवर वाटर्स को लेकर भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। 1960 तक भाई हमें बहुत इंटेंस लेवल पर डिसएग्रीमेंट देखने को मिलते थे कि इंडस बेसिन के जो रिवर्स हैं उनको कौन कैसे यूज करेगा। लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक बीच में आया, इसने मीडिएट करवाने का काम किया, और फिर इंडस वाटर्स ट्रीटी हमें 1960 में देखने को मिलती है। ठीक है, ये 1960 में देखने को मिलती है, और इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए उसके बाद भी ये आज भी चल रही है। लेकिन रिसेंट में आपको पता है पहलगाम अटैक हुआ था, तो इसके बाद ट्रीटी तो नहीं टूटी है, लेकिन इंडिया ने सीधे बोल दिया कि हमने ट्रीटी में जो प्रॉमिस करा था उन चीजों को हम फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही घटिया कंट्री है और सबको पता है पाकिस्तान ने क्या किया है। लेकिन आप वही लिखिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है। फिर दोनों कंट्री को, दोनों नेशन को सर क्रीक के एरिया में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है कि किसका कितना एरिया, रन ऑफ कच्छ में आता है, अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया, कश्मीर हो गया, और हमारा सर क्रीक का एरिया हो गया। ठीक है, ये आपको बहुत माइनर लग रहा होगा कि यार छोटा मोटा डिस्प्यूट है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सीधे सीधे अगर हम बात करते हैं सर क्रीक की, तो जिसका जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना वाटर रिसोर्स को यूज कर पाएगा, उतने अच्छे से ट्रेड वगैरह, उतनी वजह से आर्मी वगैरह को सपोर्ट रहेगा, बहुत तरह तरह के प्रॉफिट रहेंगे। तो वो चीज भी निकल कर आती है, वही मैरीटाइम, मतलब कुल मिला के हमारी वाटर रिलेटेड रिसोर्सेज का इन्फ्लुएंस उसी का ज्यादा रहेगा जिसको ज्यादा एरिया मिलेगा। देखो मैं फोटो दिखाता हूं, आपको क्लियर होगा। ये देखो, ये हमारा सर क्रीक का एरिया आ रहा है। यहां पर जो इंडिया के पास वाला एरिया है, पाकिस्तान बोलता है बॉर्डर यहां से होना चाहिए, लेकिन इंडिया क्या बोलता है, ये यहां से, ये बीच से होना चाहिए। तो पाकिस्तान बेमतलब में पूरा हड़पने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद एक और इमेज दिखाता हूं मैं आपको। ये इमेज आती है, देखो सियाचिन ग्लेशियर जिसकी हमने बात करी, ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया। और इसके बाद ये देखो आप पीओके, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। फिर जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, हमारा लद्दाख आ जाता है, इंडिया का पार्ट। और ये अक्साई चीन का रीजन जिसको चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो यहां पर जो ये बॉर्डर है इसको हम क्या बोलते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये चाइना वाली है उसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये एक मैप है, बाकी सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए दिखा दिया जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं भाई कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या देखने को मिलता है। जितनी भी कंट्रीज के रिलेशन है ना, उसमें इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे 4 मार्क्स में आ जाता है, देखो 2025 में भी आया हुआ है। देखो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो भाई बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर इशू है। फिर इंडिया का सीधा सीधा बोलना है भाई, जो आपके साइड से इलीगल इमिग्रेशन होता है इंडिया में, वो सही नहीं है, लोग वगैरह आ जाते हैं इलीगल तरीके से, चीज सही नहीं है। फिर जो एंटी इंडियन, इंडिया के खिलाफ जो इस्लामिक ग्रुप काम कर रहे हैं, जो भी टेररिस्ट वगैरह है, उनको आप सपोर्ट करते हो, हमें ऐसा लगता है, आप आवाज वगैरह नहीं उठाते हो। फिर हमने बोला भाई नॉर्थ ईस्ट अगर हमें जाना है तो आप बीच में फंसते हो, तो हमारी ट्रूप्स आपकी टेरिटरी से चली जाएगी। इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करने देंगे, ये प्रॉब्लम है। फिर इन्होंने बोला हम इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। म्यांमार ने बोला कोई नहीं, हम बांग्लादेश से होते हुए कर देंगे, तो उसको भी मना कर दिया कि आप भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा इशू है भाई, ये छोटा मोटा इशू नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश क्या बोलता है कि इंडिया रीजनल बुली है, मतलब साउथ एशिया में बहुत बड़ा है, तो रीजनल बुली होने का काम करता है, हम लोग को बुली करता है। फिर बोलता है कि ट्रेड में बहुत अनफेयर है, रिवर वाटर्स को एक्सप्लॉइट करता है।
चित्तागंग हिल ट्रैक्ट्स में जितने भी रिबेलियन होते हैं उनको यही इंकरेज करता है, ठीक है। तो ये हिल एरिया में भी जो हो रहा है ये इंडिया करवा रहा है। फिर ये पूरी नजरें उठा के रखा हुआ है इंडिया की हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उन्हें यूज करना चाहता है। तो ये चीजें, फिर दो नेशन के बीच में बहुत स्ट्रगल भी रहा है बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर कि कितनी बॉर्डर कहां पर कैसी क्या रहेगी, आगे अभी हम देख लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं है, अभी हम और देख लेते हैं। और निकल कर आता है, मैं आपको बता देता हूं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। सबसे पहले इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी भाई रिसेंट समय में हमने बहुत कोऑपरेट करने का काम करा है। हमारे इकोनॉमिक टाइज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं। साथ में भाई इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, 2014 से पहले से लुक ईस्ट बोला जाता था कि जो ईस्ट साइड के नेशन है उनसे हमें अपने रिलेशन सुधारना है, उनके साथ अग्रीमेंट वगैरह करना है। फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो नाम चेंज कर दिया कि लुक बहुत हो गया, अब एक्ट करते हैं, अब रिलेशन सुधारने का काम करते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। तो भाई सीधे म्यांमार से होते हुए हमें साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आगे बढ़ना है, अपने रिलेशन सुधारना है। फिर रीसेंट डेवलपमेंट की भी बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कंट्री ने मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी काम किया है। और 2015 में इन्होंने सर्टेन बॉर्डर इंक्लेव्स को एक्सचेंज किया है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। इसको ऐसे समझो आप कि जब हमारा पार्टीशन हुआ उसके बाद समझ लो ये बांग्लादेश बन चुका है, ये बांग्लादेश है और ये हमारा इंडिया है। तो आपको लगता होगा ये इंडिया होगा, ये बांग्लादेश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया का कुछ टेरिटरी ऐसा था जो बांग्लादेश के अंदर था, और बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी ऐसा था जो इंडिया के अंदर था। और कई बार सिचुएशन तो ऐसी थी कि टेरिटरी के अंदर भी एक टेरिटरी थी, कि ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, फिर ये इंडिया है। इनको हम इंक्लेव्स बोलते हैं। तो भाई अगर हम बात करें हमारे एरिया की, तो हमारा वहां पर इंक्लेव ज्यादा थे, ज्यादा एरिया था। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला यार इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जितने ये एरियाज हैं इनको आप रख लो और आपके जितने एरियाज हैं उनको हम रख लेंगे। तो हमने इंक्लेव्स को एक्सचेंज कर लिया। कमेंट में बताना कि आपके स्कूल में टॉपिक पढ़ाया गया था या फिर नहीं पढ़ाया गया था। अभी तो ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, लेकिन जब एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं और अपनी लाइव क्लासेस में तो हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमने भाई सर्टेन बॉर्डर इंक्लेव्स को एक्सचेंज किया है। इसके बाद हमारे बायलैटरल आपस में रिलेशन काफी सुधर गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत आती है, फ्री आंसर राइटिंग कोर्स 1 महीने में 2000 से ज्यादा ह्यूमैनिटीज के बच्चे इसमें एनरोल कर चुके हैं। सबसे शानदार कोर्स है, आपके गुरु भैया ने खुद डिजाइन करा है, एकदम फ्री है। वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए आंसर राइटिंग मास्टरी कोर्स, आपको कोर्स मिल जाएगा। फ्री में एनरोल कर लीजिए और आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स को देख लीजिए, आपको आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। क्योंकि ह्यूमैनिटीज में इसके साथ साथ ये भी बनना चाहिए, लिखते बनना चाहिए, सिर्फ याद होने से काम नहीं चलेगा। तो इसको एनरोल कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया नेपाल की। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ज्यादातर आता है कि इंडिया नेपाल के रिलेशन बहुत ही सुनहरे हैं, आप बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा जी हाँ, बहुत ही फ्यू पैरेलल्स है, मतलब शायद ही और कोई कंट्री होंगी जिनके इतने खास रिलेशन होंगे। एक स्पेशल ट्रीटी है हमारे बीच, जिसके कारण बिना वीजा पासपोर्ट के इंडिया नेपाल वाले आपस में आ जा सकते हैं और अपना काम धंधा वगैरह भी कर सकते हैं। फिर इतनी टेंशन होने के बाद भी हमें देखने को मिलता है भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रेड डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी चीजें समय के साथ सुधर रही हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई, इंडिया का कहना है कि जो आपके चाइना के साथ इतनी अच्छी दोस्ती है ना, और इसके बाद जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स, मतलब आपके वहां पर कुछ भी ऐसा होता है जो इंडिया के खिलाफ जा रहा है, आप आवाज वगैरह नहीं उठाते, चाइना से अच्छे रिलेशन कर रहे हो, इंडिया को चीज पसंद नहीं आती। फिर इंडिया का कहना है जो आपके माओइस्ट मूवमेंट वगैरह होते हैं, जो माओइस्ट लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इस चक्कर में इंडिया में नक्सलाइट ग्रुप वगैरह बहुत बढ़ रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो भाई हमें सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली लिंक हो जाती है नक्सलाइट मूवमेंट और माओइस्ट मूवमेंट वगैरह। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेपाल का, क्या कहना है कि भाई इनके इंटरनल अफेयर में इंडिया टांग अड़ाता है कि हम इनकी रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भाई दोनों कंट्रीज है ना सीधे सीधे भाई ट्रेड वगैरह भी करती है, अच्छे से ट्रेड वगैरह भी देखने को मिलता है, वाटर मैनेजमेंट हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोऑपरेशन वगैरह देखने को मिलता है, हम अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। तो अच्छे हमारे रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद इंडिया श्रीलंका ऑब्वियसली एथनिक वाली ही प्रॉब्लम है।
सीधी बात है भाई, यहाँ पर एथनिक प्रॉब्लम चलती है। इंडिया के लीडर्स और हमारे लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते अगर वहां पर तमिल लोगों को परेशान करा जाएगा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। और वही 1987 में जब से नाटक हुआ था, आप लोग को पता है, हमारी पीस कीपिंग फोर्स गई एलटीटी से लड़ने लग गई। तो इसके बाद से भाई वाइजाविज मतलब क्या होता है, इन रिस्पेक्ट टू, मतलब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका के रिगार्ड में बात कर रहे हैं। इंडिया पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट अपनाता है भैया, उनके इंटरनल अफेयर में अब हम कोई भी टांग नहीं अड़ाते हैं, क्योंकि पास्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारी हो चुकी है। फिर इंडिया के साथ इनका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है, हमने साइन करा हुआ है कि और ट्रेड होंगी, टैरिफ्स वगैरह कम वगैरह हम करेंगे। तो ये चीज भी इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया है। सुनामी आई थी, उसके बाद श्रीलंका के रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया ने बहुत मदद करी है, और उसके बाद से हमारे रिलेशन काफी सुधर गए हैं। अब इंडिया भूटान रिलेशन की बात करते हैं, बहुत ही स्पेशल रिलेशन है, इसको भी देखते हैं। तो भाई भूटान से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, कोई भी ऐसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है, अच्छा है ना भाई। भूटानीज गवर्नमेंट ने, जो भूटान के मुनार्क हैं, इनके जो राजा हैं, उन्होंने बहुत मदद करी थी भाई। गुरिल्लास, गुरिल्लास मतलब आप समझते हैं, वो लोग जो बहुत नॉन ट्रेडिशनल तरीके से लड़ाई करते हैं, पेड़ के पीछे छुप जाएंगे, घास में लेट जाएंगे, पानी में बैठ जाएंगे, अलग अलग तरीके से। ये माओइस्ट लोग भी यही करते हैं, डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते, ये अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते हैं। ये हो गए मिलिटेंट हो गए, इन्हें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से रिमूव करने में इन्होंने बहुत मदद करी है ना। और सीधे सीधे होता ये था कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी होता था ना, तो इनके लीडर वगैरह यहीं बैठे रहते थे भूटान वगैरह में, कि वहीं बैठ के इन लोग सब कुछ काम कर रहे हैं। तो उनको वाइप आउट करने में, उनको खत्म करने में, इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको खत्म करने में भूटान ने हमारी बहुत मदद की है। और फिर बहुत बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी भूटान के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। तो हिमालयन किंगडम, ये हम बोलते हैं भूटान को, उसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट एड, मतलब सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है डेवलपमेंट में, इंडिया ही कर रहा है। तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल वहां पर देखने को हमें मिल जाता है। मालदीव से देख लेते हैं कैसे रिलेशन है। तो ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वार्म कॉर्डियल रिलेशन है, प्यारे प्यारे। नवंबर 1988 में क्या हुआ भाई, तमिल मर्सेनरीज, मर्सेनरीज मतलब क्या होता है, पेड सोल्जर्स, जिन्हें पैसे दिए जाते हैं और उसके लिए फिर वो आपके सोल्जर बनकर काम करते हैं। इन लोगों ने श्रीलंका पर इन लोगों ने मालदीव्स में श्रीलंका से आके अटैक कर दिया, ठीक है, पैसे मिले, इन्होंने सीधे सीधे अटैक कर दिया मालदीव्स पर। तो इंडिया की फोर्स ने, नेवी ने तुरंत मदद करी, तुरंत क्विकली इनकी मदद करी। इन लोग ने हमसे मदद मांगी थी, और इसके बाद हमारे रिलेशन काफी बढ़िया हुए हैं। हमने सीधे इन्वेजन को रोक दिया, और भाई हम इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ में भी बहुत मदद करते हैं, है ना। और टूरिज्म हो गया, फिशरीज हो गया, यहाँ पर वगैरह भी हम इनकी बहुत मदद कर देते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे रिलेशन काफी बढ़िया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल के आता है, analyze any two reasons for the problems that India has with its smaller neighbors। तो कुछ चीजें तो वही है। सबसे पहला भाई साइज और पावर, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, पावर टर्म्स में भी, पॉपुलेशन टर्म्स में भी, साइज के टर्म्स में भी। तो जो हमारे आसपास के छोटे मोटे कंट्री हैं वो घबरा के रहते हैं, वो सस्पिशियस रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि कहीं इंडिया के इंटेंशन खराब ना हो। उल्टी तरफ इंडिया का कहना है भाई कि हम बहुत एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, हमारे नेबर्स है ना, वो कई बार हमें एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अलग अलग कंट्रीज में, तो उस चक्कर में खुद का डेवलपमेंट भी नहीं होता, और कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट भी ये रोक देते हैं, है ना। और भाई इंडिया को ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीजें चलती रहेंगी ना, तो बाहर की ताकतें अपना इन्फ्लुएंस लेकर आ जाएंगी, क्योंकि आप ही स्टेबल नहीं हो। तो इंडिया को ये प्रॉब्लम है। फिर जो स्मॉलर कंट्रीज है उन्हें डर लगता है कि इंडिया एक रीजनली डोमिनेंट पावर है, और बनना चाहता है, और ज्यादा डोमिनेंट होना चाहता है, कि हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो उनको इससे प्रॉब्लम है ना। लेकिन भाई याद रखना, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमारी हो रही है, उनमें भी आपस में लड़ाई होती है। लेकिन मेनली ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के इसलिए हैं क्योंकि ज्योग्राफिकली देखे तो इंडिया बीच में फंस जाता है। हम अपनी बॉर्डर्स बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, तो वही सेंट्रली लोकेटेड है। तो मेनली एक यही रीजन निकल कर आता है कि ज्यादा लफड़े इंडिया के क्यों देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने नोटिस करा होगा हम सिर्फ लड़ाइयों की बात कर रहे हैं कि ये कंट्री ऐसी, वो कंट्री ऐसी। तो एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आता है, क्या हम कभी कोऑपरेट भी करते हैं? क्या हमने कोई इनिशिएटिव लिए हैं, या इनिशिएटिव लिए हैं तो वो फेल हो गए या फिर अच्छे से आगे बढ़े? तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सार्क की। क्या सार्क सक्सेसफुल रहा है या फिर नहीं रहा, ये है क्या, इसका रोल क्या रहा है, हम सारे टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो सार्क रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन उसके बाद भी साउथ एशिया की कंट्रीज को पता है कि भाई कोऑपरेट करना और फ्रेंडली रिलेशन बनाना कितना जरूरी है। और इसीलिए हमें देखने को मिला था
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ये एक मेजर हमारा रीजनल इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव के कारण ये भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा देखने को मिल गया है, जहां पर हम बोलते हैं कि मल्टीलैटरल मतलब अलग अलग तरीके से हम कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। 1985 में भाई ये चालू हुआ। टोटल हमें कितने मेंबर देखने को मिल जाते हैं? 8 मेंबर्स। टोटल में 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा। हमने सार्क के मेंबर कैसे याद किए थे? MBBS पिन। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो पेन के बदले वो हो जाएगा पेन, MBBS पेन। लेकिन इसके बाद भी सार्क इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्वेश्चन आया था तो याद रखना आंसर, सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हो पाया। भाई सार्क के मेंबर्स ने ना एक और बहुत शानदार अग्रीमेंट साइन किया था, जिसको हम साफ्ता बोलते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? टैक्स टैरिफ कम कर देंगे, आपस में ट्रेड करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, प्यारा सा मार्केट बनाएंगे, सबकी ग्रोथ होगी। तो यही प्रॉमिस करा गया था भाई कि हम फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। कुछ ऐसे जोन रहेंगे जहां पर टैक्स टैरिफ बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज अगर साउथ एशिया में हो जाती है भाई, पूरे साउथ एशिया में हो जाती है, तो पीस और कोऑपरेशन का नया चैप्टर ओपन हो जाएगा। हम और अच्छे से फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे अक्रॉस बॉर्डर। ये एक अच्छी चीज है। तो उसी से मिलता जुलता देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि इससे कैसे एक नया चैप्टर चालू होगा। तो यही साफ्ता के पीछे स्पिरिट है भाई, ये काम हमको करना है। ये अग्रीमेंट साइन कब हुआ? 2004 में। इफेक्ट में कब आया? 1 जनवरी 2006 में। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। साफ्ता का यही है भाई, ट्रेड टैरिफ जितना भी ये एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगता है इसको कम करना है। लेकिन कुछ नेबर का कहना है कि साफ्ता सिर्फ और सिर्फ इंडिया का एक तरीका है, ये हमारे मार्केट को इन्वेड करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ये हमारी सोसाइटीज को, हमारे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा, ताकतवर है, इकोनॉमिक डोमिनेशन लेकर आएगा, दबदबा बनाएगा, हमको बिल्कुल गुलाम बना लेगा। कैसे बना लेगा? अपना इन्फ्लुएंस लाकर, ये इन लोगों का कहना है। भाई कमर्शियल वेंचर लेकर आएगा, अपना कमर्शियल प्रेजेंस मतलब कुल मिला के आपकी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगा, दबदबा बनाएगा, जैसे चाइना वगैरह करता है, ऐसा इनको लगता है कि इंडिया करेगा। लेकिन इंडिया का बोलना है भाई, हमारी कंट्री बोलती है कि साफ्ता से सबको इकोनॉमिक बेनिफिट है भाई, सब पूरे रीजन में फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे और अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे और इकोनॉमिक टाइज बढ़ेंगे, तो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उन पर भी हम बात कर पाएंगे। लेकिन कुछ इंडियंस का बोलना है कि भाई साफ्ता वर्थ इट नहीं है, क्योंकि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, याद रखिए MCQ में आ सकता है, इन तीनों से ऑलरेडी हमारे बायलैटरल अग्रीमेंट्स हैं, तो अलग से साफ्ता का नाटक क्यों ही करना है। अच्छा, एनालाइज द म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन स्मॉलर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड इंडिया। तो कुछ चीजें तो रिपीट ही होंगी। इंडिया को लेकर सस्पिशियस है कि इंडिया के इंटेंशन क्या है, क्योंकि पावर भी ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का वही कहना है कि हम एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं नेबर से, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऐसे में बाहर के लोगों का ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, बस उसी चीज को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। फिर वही साफ्ता की बात करी जा रही है कि साफ्ता आ जाएगा तो बेटर है, लेकिन कुछ इंडियंस का कहना है कि भाई कोई मतलब नहीं है साफ्ता का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ है। इंडिया बोलता है, बाकी कंट्री बोलती है कि हम साफ्ता से दबदबा कर लेंगे, लेकिन इंडिया बोलता है इसमें सबकी भलाई है। तो ये चीजें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैंने ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन आता है, चाइना एंड यूएसए स्टिल रिमेन द की प्लेयर इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, डू यू अग्री? हाँ भाई, ये साउथ एशिया के पार्ट नहीं है, लेकिन कोई भी रीजन वैक्यूम में नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया से ही दूर हो गए भाई, यूएसए चाइना बहुत बड़े पावर है, तो उनका डेफिनेटली इंफ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो भाई कैसे देखने को मिलता है? चाइना, अगर यूएसए की बात करते हैं, साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में की प्लेयर है। आपको पता है सीनो इंडियन रिलेशन, मतलब सीनो मतलब चाइना, चाइना इंडिया रिलेशन बहुत इंप्रूव हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ चाइना बहुत दोस्ती करता है ना, वो एक बहुत दिक्कत है इंडिया के लिए। फिर भाई बहुत डेवलपमेंट की डिमांड है, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस चक्कर में जो हमारे एशियन जायंट्स हैं, मतलब इंडिया और चाइना जो जायंट्स है, सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, वो थोड़े अब पास आ गए, करीब आ गए। 1991 के बाद जब इंडिया ने भी लिबरलाइजेशन वगैरह अपनाया, अपने डोर ओपन करे, आइए ट्रेड वगैरह करते हैं, अग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं, तो इकोनॉमिक टाइज हमारे मल्टीप्लाई हो गए, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी साउथ एशिया में बहुत तेजी से बढ़ा है जब से कोल्ड वॉर वगैरह खत्म हो गई है। भाई यूएसए के रिलेशन इंडिया के साथ भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, कोल्ड वॉर जब से खत्म हुई है, और इसीलिए अब ये क्या करता है, मॉडरेटर का काम करता है।
मतलब इंडिया पाकिस्तान में कोई भी दिक्कत आएगी तो यूएसए बीच में आ जाते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं। फिर भाई दोनों कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए, लिबरलाइजेशन भी हुआ है। तो इस चक्कर में अब अमेरिका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगा है इस रीजन में, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसए को भी अपना प्रॉफिट देखना है। फिर भाई लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब यहां के बहुत सारे लोग यूएस में रहते हैं। आपकी पहचान में आपके कजिन्स या कोई ना कोई यूएसए में रहता होगा। तो भाई बहुत सारे यूएसए में वहां के लोग हैं, तो हम भी उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना बड़ा मार्केट साइज है हमारे रीजन का, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को फायदा ही मिलता है, क्योंकि लोग भी वहां पर हैं तो उनका भी आइडिया लग जाता है, उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों का कल्चर अमेरिका को भी पता चलता है, तो एक कनेक्शन और बढ़ जाता है ना। तो ये जरूरी है। तो भाई सिक्योरिटी पीस की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे अमेरिका का भी एक रोल है, अमेरिका को एक एडिड स्टेक मिल जाता है डायस्पोरा होने के चक्कर में। लेकिन इसके बाद भी सीधे सीधे लाइन निकल कर आती है, साउथ एशिया में सिर्फ लड़ाइयां होती रहेंगी या फिर साउथ एशिया में यूनिटी हमें देखने को मिलेगी, ये ना तो अमेरिका डिसाइड करेगा ना यूएसए डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे साउथ एशिया में रहने वाले लोग। हम क्या चाहते हैं वो डिसाइड करेगा कि साउथ एशिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। हम, हमारी गवर्नमेंट मिलकर ये डिसाइड करेंगी। आउटसाइड पावर के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो चीजें डिसाइड कर पाए। इसके बाद एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाई वुड साउथ एशिया कंटिन्यू टू बी नोन एज अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन। तो इस आंसर में आपको जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के बारे में पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है उसी को आंसर करना है, और इसीलिए ये आंसर है आप सभी के लिए होमवर्क, क्योंकि उसी से इसका आंसर भी बनेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर की वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन हमारी हर एक वीडियो की चेक करा करिए। आपके गुरु भैया वीडियो अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन पर खास तौर पर ध्यान देते हैं। और मुझे बताइए आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।